चौथा भाग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या होता है ध्यान देंगे। इसके पहले जो हम पढ़े थे कथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो हम देखेंगे कि जब किसी जो है शुद्ध जो है विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ की अल्प मात्रा में विलय की अल्प मात्रा जब घोलते हैं तो इसके जो है हिमांक में जो कमी आती है उसी को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। मतलब जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ की अल्प मात्रा विलय पदार्थ अवाष्पशील पदार्थ की अल्प मात्रा में विलय की मात्रा को घोला जाता है तो जो उसके हिमांक में कमी आती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हिमांक का अवनमन जब किसी शुद्ध विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ की अल्प मात्रा विलय के रूप में जो है घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ध्यान देंगे तो हिमांक का अवनमन बराबर हो जाएगा हिमांक का अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक बराबर डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2। ये जो है आपका सूत्र है। हिमांक का अवनमन बराबर हो जाएगा कि जो विलायक का हिमांक है और उसके पहले जो विलयन का हिमांक है उसमें से जो है विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक जो है घटा देते हैं। तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है हिमांक का अवनमन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में, उसके पहले हम कथनांक उन्नयन में पढ़े थे तो इसमें भी पढ़ेंगे वही चीज़, मोलर अवनमन स्थिरांक, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं KF से। दूसरा है मोलर अवनमन स्थिरांक, जिसको प्रदर्शित करते हैं KF डैश से। तो अब मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं तो हमें ध्यान देंगे कि यदि 100 ग्राम शुद्ध विलायक में यदि विलय का 1 मोल जब घोलते हैं तो उसके जो है हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और दूसरा मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है कि जब 1000 ग्राम किसी शुद्ध विलायक में जब हम विलय का 1 मोल जब घोलते हैं तो उसके जो है हिमांक में जो कमी आती है उसे हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो मोलर अवनमन स्थिरांक को जो है KF से प्रदर्शित करते हैं और मोलर अवनमन स्थिरांक को जो है KF डैश से। तो ये मोलर अवनमन स्थिरांक की इसकी परिभाषा हो जाएगी कि 100 ग्राम किसी शुद्ध विलायक में विलय पदार्थ की 1 ग्राम विलय को घोलने में जो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और जब 1000 ग्राम किसी शुद्ध विलायक में जब हम विलय का 1 मोल घोलते हैं तो उसके जो है हिमांक में जो कमी आएगी उसको मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम जो है KF डैश कहते हैं। तो अब विलय के अणुभार और KF में संबंध, विलय के अणुभार
और एवं केएफ में संबंध। अब यहाँ पर है ते हो जाएगा TF बराबर, ये हम 100 ग्राम में निकालेंगे पहले, 100 गुणे KF W बटे M गुणे कैपिटल W। ये जो है आपका, या इसको हम अणुभार के रूप में निकलना चाहेंगे, ये हो जाएगा आपका TF। ये हो गया आपका मूलर अनुमन स्थिरांक के लिए। दूसरा है विलेय के अणुभार और एवं KF डैश में संबंध। तो इसका संबंध होगा M बराबर, यहाँ पर 1000 ग्राम कर देंगे, KF डैश W बटे डेल्टा TF कैपिटल डैश। ये है हमारा दूसरा सूत्र। ये जो है मोलर के लिए है और एक मोलर के लिए है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान देंगे। सबसे पहले स्मॉल w जो है वह विलेय का भार है, स्मॉल m जो है विलेय का अणुभार। अब कैपिटल W जो है वह विलायक का भार है और TF हिमनाल का अवनमन और KF मोलर अनुमन स्थिरांक और ये है KF डैश मोलर अनुमन स्थिरांक। और M जो है ये M को बता दिया गया पहले ही। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि W को हम जो है प्रदर्शित करेंगे विलेय के भार से, इसको बोलेंगे विलायक का भार, M जो है अणुभार और TF जो है हिमनांक का अवनमन, KF और KF डैश है, इसको बोलेंगे KF को मोलर अवनमन स्थिरांक और इसको बोलेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। अब इसी पर हम जो है इस दोनों फार्मूले पर जो है हम कुछ सवाल को हल करेंगे। जैसे आप देखेंगे पहला, इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा फार्मूला है जो है प्रश्न है 0.29 ग्राम किसी कार्बनिक यौगिक में 5.8 ग्राम बेंजीन को घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। जहाँ बेंजीन का KF डैश जो है यहाँ पर दिया है 5 मोलर। अब इसको हमें लगाना है तो सबसे पहले इतना ग्राम किसी कार्बनिक यौगिक को, तो आपका हमारा यहाँ पर दिया है डिहिन, ये है स्मॉल w 0.29 ग्राम दे दिया है। दूसरा है इतना बेंजीन को बोलते हैं, ये है आपका कैपिटल W 5.8 ग्राम। इसका अणुभार हमें निकालना है M। फिर डेल्टा TF दिया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड
और KF डैश दिया है 5 मोलर। अब इस इतना हमें जो है दिया है, फार्मूला है आपका m बराबर 1000 KF डैश W बटे PF, ये है आपका कैपिटल W। ये फार्मूला है हमारा, इसी फार्मूले पर इस मान को हम रख देते हैं। तो पहला रखेंगे 1000, KF का मान हमें दिया है 5, W दिया है 0.29 और TF दिया है 1.5 और कैपिटल W दिया है 5.8। अब हम करते क्या हैं, इसको और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2। अब इसको यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर KF 5 है, यहाँ पर हम करते हैं तो 0.3। अब इसके बराबर आ गया 0.29 ग्राम, ये है 5.8। 5 कैपिटल W जो है आपका A दे दिया गया और इस A वाला जो है A। तो यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 2 अंक है, तो इसको काटेंगे जो है तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.3। तो ये हो जाएगा 1000 बटे, इसका गुणा कर देंगे तो 6 बराबर 166.6। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसका अणुभार जो है, इसका आधुनिक विलेय पदार्थ का अणुभार जो है 166.67 है। यहाँ पर 0.2 अंक है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा तो हो जाएगा 20। तो जो है आपका आंसर जो है इतना आया 166.67। तो इस तरह के जब भी सवाल रहेंगे तो इसमें जो है हमें मालूम होना चाहिए कौन सा पदार्थ जो है विलेय है और कौन सा जो है विलायक है और कौन सा जो है इसका जो है KF का क्या मान दिया है। तो इस फार्मूले से लगाते हैं। दूसरा इसी पर एक और क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें तो हम जो है विलेय का अणुभार निकाले थे। दूसरा हम निकालेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न इसी तरह है, 17.1 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 342, मतलब चीनी यहाँ रख लेंगे। यहाँ ग्लूकोज किसके रूप में है, चीनी। 17.1 ग्राम ग्लूकोज जिस चीनी का अणुभार इतना है को 100 ग्राम जल में घोलने पर इसके कथनांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। बिलियन का मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें निकालना है मोलर अवनमन स्थिरांक। इसके लिए इसने क्या दिया है, 17.1 ग्राम ग्लूकोज है, ये हो जाएगा विलेय का भार 17.1 ग्राम। इसका अणुभार है 342। विलायक हो जाएगा 100 ग्राम, जल है तो जल विलायक के रूप में है तो 100 ग्राम। इसके बाद है PF हिमनांक जो है
0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें हमें KF डैश निकालना है, तो अब हम निकालते हैं m बराबर 1000 KF W/m गुणे PF। यहाँ पर PF गुणे कैपिटल W, तो यहाँ पर m दिया है कितना 342, 1000 KF का मान हमें निकालना है, W दिया है 17.1 ग्राम, TF है 0.93 और कैपिटल W दिया है 100 ग्राम। अब हम पक्षांतर कर देंगे तो KF बराबर हो जाएगा 342 गुणे 0.93 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड हो जाएगा 100,000 17.1 इतना हो गया। अब इसको जो है हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 10। अब इसको जो है करते हैं तो यहाँ दशमलव है और यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ पर 0 लग जाएगा तो ये 20 हो गया। अब इसका जो है इससे और इससे कर देंगे तो 2, तो आ जाएगा KF बराबर 0.93 मल्टीप्लाई 2, तो KF बराबर 18.2, इतना इसका KF का मान है। मोलर जो है मोलर पॉलिमर स्थिरांक का मान जो है कितना आया 1.86। तो इस तरह के सवाल में जो है इसको जो निकालना होता है सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं और फार्मूले का जो इसकी वैल्यू रखकर जो है इसका जिसका मान निकालना होता है उसको जो है निकाल देते हैं। अब इसमें जो है इसका चौथा पॉइंट है, ये था आपका हिमांक का अवनमन। चौथा है इसमें वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का इसका चौथा पॉइंट है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है ध्यान देंगे। इसमें चौथा है इसमें विलियम के अनुसंख्य गुण में वाष्प दाब का अवनमन। तो इसमें हम ध्यान देंगे इसकी परिभाषा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के जब 1 मोल बोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे हम जो है वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन बराबर हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ये हो जाएगा विलायक के वाष्प दाब को P से प्रदर्शित करते हैं और विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा PS। P है पराशर दाब वाष्प दाब और S है सॉल्यूशन मतलब विलयन का। तो P बराबर P माइनस क्या हो गया PS। इसके बराबर वाष्प दाब का अवनमन बराबर हो गया P माइनस PS। इसकी परिभाषा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी अवाष्पशील पदार्थ का जब 1 मोल खोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। अब इसके बाद इसमें वाष्प दाब का आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब। आपेक्षिक वाष्प दाब क्या होता है तो ध्यान देंगे किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन P माइनस PS किसी विलयन का जो है वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को या विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही जो है विलयन का क्या कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब कहते हैं P माइनस PS बटे P। तो हम जो है यहाँ तक ही जो है आपका पढ़ेंगे। इसके भाग जो सॉल्यूशन वाला भाग है इसके 5वें भाग में जो है विलयन का 5वें पार्ट में जो है इसके सॉल्यूशन वाले भाग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।